दरभंगा में विस्फोट और पाकिस्तान से जुड़ते तार। उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है। ये कार उस वक्त सामने आई जब गंग नहर की सफाई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं। असल में ये चीन की अपनी खुन्नस है जो भारतीय छात्र का मतलब कि ये चुनाव सिर्फ कैप्टन के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे से जांच एजेंसी को काफी अहम सुराग। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी किनारे खुफिया एजेंसियों के रडार पर ऐसे एनजीओ और धार्मिक संस्थान हैं। धर्म परिवर्तन मामले में मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी से पता चला है कि धर्मांतरण का ये खेल दिल्ली समेत 14 से भी ज्यादा राज्यों में चल रहा था, जहां हिंदुओं को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये काम इस्लामिक दावा सेंटर की पनाह में हो रहा था। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार एटीएस को ये पता चला है कि उमर गौतम और जहांगीर मिलकर हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर मुसलमानों की जनसंख्या को खड़ा करना चाहते थे। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण का पूरा रिकॉर्ड भी उनके पास से एटीएस को मिला है। मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। दिल्ली के आईएसडी यानी इस्लामिक दावा सेंटर में लोगों के सामने माइक पर अपनी शेखी बघारता ये वो मोहम्मद उमर गौतम है जो कभी श्याम प्रताप सिंह गौतम हुआ करता था। नैनीताल से पढ़ाई करने वाले इस उमर गौतम के करतूतों की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। उसके पुराने वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कराने के काम में जुटा है। मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। उमर गौतम के इस पुराने वीडियो में वो तफसील से बता रहा है कि किस तरह वो धर्म परिवर्तन करवाने की कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करता था ताकि काम कच्चा न रह जाए और धर्म परिवर्तन वालों के पास बचने का कोई तरीका न रह जाए। खुद उमर की जुबानी ही सुनिए वो ये सब कैसे करता था। इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc BEd है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। उमर गौतम का ये सनसनीखेज दावा खुद उसकी जुबानी उसके अपराध का कबूलनामा है। ये सब सुनकर अगर हैरानी हो रही है तो थोड़ा और हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उमर का दावा है कि उसके गैंग के तार कई देशों से जुड़े हैं, यानी जो काम वो भारत में कर रहा था वो दुनिया के कई देशों में भी चल रहा है। ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। ये सब काले कारनामे दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद ISD यानी इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए देश भर में किए जाते थे, जिसकी गवाही उमर गौतम के पुराने वीडियो दे रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने उन्हें रिमांड पर लेने के लिए जो अर्जी दायर की है उसमें कई रोंगटे खड़े कर देने वाली दलीलें हैं। इस दलील में यह भी कहा गया है कि दोनों इस कोशिश में थे कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाए और यही कारण है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और फिर इन्हीं हिंदुओं का इस्तेमाल कर दूसरे हिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश चल रही थी। जो विक्टिम लोग हैं उनके परिवारों से
और कुछ सूचनाएं उनके अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी विवेचना चूँकि बहुत बृहद है और कई प्रदेशों में फैली है, तो हमारी पुलिस अन्य प्रदेशों के पुलिस के साथ भी संपर्क में है, अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। एटीएस ने दावा किया कि आरोपियों के पास से धर्मांतरण से जुड़े रजिस्टर मिले हैं और उनके फोन से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग खास तौर पर गरीब हिंदुओं को निशाना बनाता था। पुलिस को उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के पास से 81 पन्नों की एक लिस्ट मिली है, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। अकेले मुफ्ती जहांगीर पर ही 100 से ज्यादा लोगों का गलत तरीके से दबाव बनाकर धर्म बदलवाने का आरोप है। एटीएस को जहांगीर और उमर गौतम की 7 दिन की रिमांड भी मिल गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ लालच देकर बल्कि डरा धमका कर भी ये लोगों का धर्मांतरण करते थे। अब पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। उमर गौतम और जहांगीर केस के धर्मांतरण केस में खुफिया एजेंसियों को उनके जरिए कई अहम जानकारी मिली है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले लोगों का कनेक्शन मौलाना यानी धर्म गुरु जाकिर नाइक जो भगोड़ा है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो रैकेट चला रहे थे उन्होंने कई राज्यों में धर्मांतरण का धंधा फैला रखा था। इसमें विदेशी फंड भी आ रहा था और कहा जा रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें फंड दे रही थी। विदेशी फंड के जरिए धर्मांतरण गैंग का जाल यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैला है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का काम कर रहा है। अभी तक लगभग 400 लोगों की हमने जो प्रोफाइलिंग की है, उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ से कन्वर्शन हुए हैं वो आसाम है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है। धर्मांतरण के मामले में एक संस्था IDC यानी इस्लामिक दावाह सेंटर अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दावाह सेंटर धर्मांतरण का काम करता है क्योंकि दावाह का मतलब ही है इस्लाम का नियंत्रण। IDH यानी दावा सेंटर के तार भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के साथ भी जुड़े हैं। दरअसल IDC नाम की संस्था कतर के एक इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय से जुड़ी है। इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय इस्लाम की सलाफी धारा के उपदेशक बिलाल फिलिप्स का है और बिलाल फिलिप्स नाम का ये सलाफी उपदेशक जाकिर नाइक का सहयोगी है। धर्मांतरण कराने की बात गिरफ्तार किया गया मौलाना उमर गौतम खुद कबूल करता पाया गया है। अब इस मामले में खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों के रडार पर ऐसे NGO और धार्मिक संस्थान हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो देश में ऐसे 60 से अधिक संगठन हैं जो धर्मांतरण का काम जोरों से चला रहे हैं। ऐसे NGO और संगठन अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। गिरफ्तार किए गए 2 मौलानाओं से मिली जानकारी के मुताबिक इनके कनेक्शन कई संगठनों के साथ हैं। इनमें से एक है इरफान शेख, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में अनुवादक के तौर पर काम करता है। इस शख्स के बारे में जानकारी है कि ये IDC को जरूरतमंद मूक बधिर युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था, जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। मौलाना उमर गौतम के ग्लोबल पीस सेंटर दिल्ली के साथ करीबी संबंध है। ये सेंटर मौलाना कलीम सिद्दीकी चलाता है। ग्लोबल पीस सेंटर के बारे में जानकारी मिली है कि ये हरियाणा के मेवात इलाके में धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि फिलहाल देश भर में 60 से ज्यादा दावा संस्थान चलाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि इन केसेस को ज़्यादा जो है सेंसेशनलाइज करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लिया जाता है। ये जो एलिगेशंस किए जा रहे हैं कि वो इस कन्वर्जन के पीछे है, ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत है। इन 60 संगठनों के मेन टारगेट पर हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। दावा नाम से कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठन इन राज्यों में धर्मांतरण के अवैध धंधे में लगे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसे साइलेंट जिहाद का नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में मिली जानकारी है कि IDC को कतर, कुवैत और USA के NGO यानी गैर सरकारी संगठनों से फंडिंग की जा रही है। साथ ही भारत के कई NGO से भी फंड दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली से भी संगठन को फंडिंग हो रही है।
इसके अलावा अल हुसैन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ से फंडिंग मिल रही है। मेवाड़ ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर फरीदाबाद से भी फंड दिया जाता है। मुंबई के मरकज उल मारीफ से भी फंड मिलने की जानकारी मिली है। दिल्ली में चलने वाले गैर सरकारी इस्लामिक संगठन ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन से फंडिंग की जानकारी है। और चर्चा ये भी है कि असम में कांग्रेस के साथी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी दावाह नाम के संगठन को फंड देते हैं। यूपी धर्म परिवर्तन गिरोह के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग के मामले में कड़ी तफ्तीश की जा रही है। भारत में FCRA के तहत रजिस्टर्ड जिन एनजीओ में पैसा आने की जानकारी मिली है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड जो एनजीओ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर केंद्र सरकार जल्द कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई बहुत कठोरता से हो रही है और इस प्रकार की चीजें उत्तर प्रदेश और देश कहीं पर भी बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। और यह लालच दे करके, डर दिखा करके अगर कोई इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और इस प्रकार की कोई भी घटना अगर कोई उत्तर प्रदेश में करके ये समझता है बच जाएगा तो वो संभव नहीं। मामले की उधरती परतें देखकर लग रहा है कि दावा धर्मांतरण के धंधे में दावा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि धर्मांतरण का धंधा कराने वाले लालच या प्रलोभन देकर उन्हें धर्मांतरण कराते थे। कई ऐसे केस भी सामने आए जिसमें दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार मौलाना उमर के मुताबिक उन्होंने अब तक 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए बम धमाके से जुड़े अहम सुराग रेलवे पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा सुराग दिया है प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे ने। इस कैमरे में एक संदिग्ध शख्स दिख रहा है। इसके अलावा जांच एजेंसी को एक फोन नंबर भी मिला है। इन सबूतों के मिल जाने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस धमाके के साजिशकर्ता व्यक्ति और संगठन को बेनकाब कर पाना आसान हो जाएगा। अब धमाके की पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए जीआरपी, दरभंगा पुलिस और एटीएस ने पूरा जोर लगा दिया है। घटना की कड़ियों को जोड़ने, विस्फोट की पहचान से लेकर इसके पीछे के चेहरों और संगठनों की पहचान का काम तेज हो गया है। बताया गया कि धमाके की साजिश की जांच में लगी जीआरपी ने स्टेशन के तमाम सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज को खंगालना शुरू किया तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध शख्स नजर आया। सिर पर टोपी, चेहरे पर मास्क और सफेद रंग के कुर्ता पैजामा में नजर आने वाले इस शख्स की हरकतें संदिग्ध दिखी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिस वक्त धमाका हुआ, ये युवक बेचैनी से मंडराता दिखा। कभी ये युवक धमाके वाली जगह पर जाता तो कभी वहां से दूर हटकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता और वहां से धमाके की जगह का मुआयना करता नजर आता। एक बार ये शख्स सीढ़ियों पर खड़े होकर करीब 10 मिनट तक किसी से बात करता दिखा। धमाके के वक्त सीसीटीवी फुटेज में इस संदिग्ध व्यक्ति की हरकतें देखने के बाद जांच एजेंसी इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस पूरी साजिश से इस व्यक्ति का जरूर कोई संबंध है। उसके बाद स्टेशन पर मौजूद हर एक सीसीटीवी कैमरे की तलाशी ली गई और इस शख्स को ढूंढा गया। जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर अब यह तय करने में लगी है कि इस पूरी साजिश की हर एक परत को कैसे उधेड़ा जाए। रेलवे पुलिस को जल्द ही सीसीटीवी में ये एक और जगह नजर आया। घटना के वक्त प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस खड़ी थी। 10 मिनट तक सीढ़ियों पर फोन से किसी से बात करने के बाद संदिग्ध युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एक बोगी में चढ़ गया। कुछ देर तक बोगी में बैठने के बाद ये संदिग्ध ट्रेन से उतरा और सीसीटीवी कैमरों के दायरे से बाहर हो गया। सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर जांच एजेंसियों को 2 सुराग हाथ लगे। पहला, एक संदिग्ध और दूसरा उसका फोन पर किसी से बात करना। इन 2 सुरागों के आधार पर पुलिस ने उस वक्त स्टेशन पर सक्रिय तमाम फोन नंबरों को ट्रैक करना शुरू किया। जल्द ही जांच एजेंसियों को वो फोन नंबर मिल गया जिससे संदिग्ध बात कर रहा था। अब पुलिस ने इसके आधार पर जांच और तेज कर दी है। जांच के लिए जीआरपी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 लोगों की एक टीम आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद पहुंच चुकी है। दरभंगा में पार्सल वैन से निकले पैकेट से जो धमाका हुआ था उसे सिकंदराबाद से ही भेजा गया था। बताया गया कि मोहम्मद सूफियान के नाम पार्सल था। इस मामले की जांच करने वाली एजेंसियां अब मोहम्मद सूफियान के आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही हैं।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे से जांच एजेंसी को काफी अहम सुराग मिल चुके हैं, क्योंकि षड्यंत्र का एक छोर सिकंदराबाद स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए अब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की भी तलाशी ली जा रही है। इस मामले में पार्सल बुक कराने वाले व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा एक नाम सामने आया है मोहम्मद सूफियान का। अब मोहम्मद सूफियान के पैन कार्ड के आधार पर उसके बैंक डिटेल्स भी लाए जा रहे हैं, ताकि इसकी पूरी तलाशी ली जाए, इसे जांचा जाए और इस षड्यंत्र के छोर तक पहुंचा जा सके। दरभंगा में विस्फोट और पाकिस्तान से जुड़ते तार। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके संदिग्धों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले इसके तार तेलंगाना से जुड़े, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर से। अब तो इसके तार सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि इसकी जांच की जिम्मेदारी किसी भी वक्त NIA को दी जा सकती है। धमाके के महज 6 दिनों के अंदर जांच से जुड़ी एजेंसियां जैसे जैसे साजिश की तह में जा रही हैं, हाथ लगने वाली जानकारियां उन्हें बड़ी साजिश का सुराग देती दिख रही हैं। अब तक की जांच में धमाके के पीछे बड़ी आतंकी साजिश और इसके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। चूंकि साजिश में शामिल संदिग्धों का कनेक्शन बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कश्मीर से है, इसी वजह से जांच का जिम्मा NIA को सौंपा जा सकता है। ये पूरा मामला 17 जून को तब सामने आया जब तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से भेजे एक पार्सल को ट्रेन से उतारा जा रहा था। हालांकि ये धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी जांच के लिए ATS और FSL की मदद ली गई। जांच के दौरान पता चला कि पार्सल में कपड़ों के अलावा एक शीशी थी, जिसमें कुछ केमिकल होने की बात सामने आई। शीशी में कौन सा केमिकल था और उसका इस्तेमाल किन चीजों में हो सकता है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। शीशी और उससे लिए गए नमूने को जांच के लिए FSL हैदराबाद भेजा गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि पार्सल की आड़ में केमिकल को दरभंगा भेजना था। आशंका जताई जा रही है कि उस केमिकल के जरिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, जो पार्सल में धमाका होने की वजह से नाकाम हो गई। आतंकी हमले की साजिश के सुराग मिलते ही जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए और अब जांच एजेंसियों का पूरा जोर इस मामले की तहकीकात पर है, जिससे कि किसी तरह की चूक ना हो। दरभंगा रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज से कुछ सुराग मिले, जिसमें एक संदिग्ध शख्स दिखा और इसकी छानबीन में जांच एजेंसी को एक मोबाइल नंबर हाथ लग गया। इसके बाद जांच एजेंसी ने पार्सल पर दिए नंबर की जांच की। ये सिम यूपी के शामली के पते पर लिया गया था, इसलिए इसकी जांच से यूपी ATS को जोड़ा गया है। मोबाइल फोन के CDR से यह भी पता चला है कि इस नंबर से कई बार विदेश भी बात हुई थी। इसके बाद जांच एजेंसियों के कदम सिकंदराबाद की तरफ बढ़े और ATS से लेकर GRP के अधिकारी पार्सल भेजने वाले का सुराग ढूंढने लगे। बताया गया कि जांच एजेंसियों को CCTV के कुछ फुटेज मिले हैं, जिनमें 15 जून को पार्सल बुक कराने आए एक कार में सवार 4 शख्स दिखे। इनके अलावा बाइक से आए 2 संदिग्ध भी CCTV कैमरों में कैद हुए। जांच एजेंसी को पता चला है कि पार्सल भेजने वाले हैदराबाद के थे। पुलिस ने सभी 6 लोगों की तलाश शुरू कर दी है। दरभंगा से गई जांच टीम ने सिकंदराबाद के पार्सल बुकिंग क्लर्क का बयान दर्ज कर लिया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस इस मामले की जांच में दरभंगा से आई टीम की पूरी मदद कर रही है। तो टीम यहाँ फिर रही थी, उसको कुछ चाहिए तो हमारा साइड से GRP हैदराबाद से, सिकंदराबाद से उसको हेल्प करेगा ना हमारे CCTV फुटेज भी निकालिए तो उसमें कौन है या क्या होता मालूम होता। अब तक मिले सुरागों के आधार पर सिकंदराबाद रेल पुलिस और तेलंगाना ATS की टीम की मदद से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसके अलावा कश्मीर की जेल में बंद जावेद से पूछताछ के लिए ATS की टीम कश्मीर जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस मामले का संदिग्ध आरोपी मोहम्मद सूफियान है, जिसका ठिकाना झारखंड के चतरा में भी था। ATS को मोहम्मद सूफियान की तलाश है। सूफियान का कनेक्शन उस जावेद से है जो कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी है। जावेद को हाल ही में ATS ने छपरा के बहुआरा गांव से गिरफ्तार किया था। इस मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद सूफियान पहले से ही ATS और जांच एजेंसियों के रडार पर है। बताया गया है कि मोहम्मद सूफियान पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि सूफियान आतंक का कोई नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब हर हाल में सूफियान पर शिकंजा कसना चाह रही हैं। उत्तराखंड में बारिश ने बहुत तबाही मचाई है।
चमोली जिले की बात करें तो यहाँ हालात बहुत खराब हैं। इस जिले में नदी किनारे बसे गांव के कुछ मकान नदी में बह गए, जिसके बाद बेघर हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो गौशाला में जानवरों के साथ रहने पर मजबूर हैं, तो कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी पूरी की पूरी खेती नदी के उफान के साथ बह गई। ऐसे में ये परिवार टेंट और तिरपाल के सहारे खेतों पर रहने में मजबूर हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पिंडर नदी किनारे बसे गांव में से एक है ऊनी बगड़ गांव। ऊनी बगड़ गांव में 4 से 5 मकान नदी में डूब गए हैं। इनमें रह रहे कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं बचा। नदी के प्रचंड वेग में सब समा गया और अब खेत में रहने को मजबूर है। सब डूब गया, सब बह गया, कुछ नहीं रहा। पागा खाने के न बर्तन, न गाद कपड़ा, न रहने का कपड़ा, न जोर पैसा पाए, कुछ नहीं बचा। और मेरे लिए ना मकान ना मेरे जमीन है, कहाँ पर मैं क्या करूँ। जमीन भी चली गई, जमीन भी पूरी चले गई, 1 इंच भी जगह नहीं बची। इसी गांव के कुछ परिवार जिनके मकान बह गए अब गौशाला में रहने को मजबूर हैं। ये अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अब मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत रोते हैं। अकेली हूँ घर में। तो घर क्या पूरा बह गया आपका? हाँ, पूरा बह गया घर। अच्छा, आपके सामने बहा? हाँ, देखा हमने। अच्छा। सामान भी बह गया सारा, कुछ नहीं बचा। नहीं। मुसीबत में फंसे इन गांव वालों के पास अब राशन भी नहीं बचा है। मुसीबत के मारे गांव वालों के लिए अब कुछ लोग राशन की मदद पहुंचा रहे हैं, जिनमें ब्लॉक प्रमुख भी शामिल हैं। इलाके के ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि गांव के करीबन 4 से 5 मकान नदी में बह गए। अब ऐसे भी कुछ मकान हैं जिन पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। बारिश की मार से प्रभावित गांव में इलाके के लोग राशन बांट रहे हैं। घर बहे हैं, इसके बाद जो परिवार टेंट में रहने में मजबूर है, तो क्या लगता है कि कब तक इनकी मदद हो पाएगी? 18 तारीख को जिस तरीके से भारी बारिश के कारण से लोग परिवार जिन्होंने अपना घर पूरी तरीके से उनका टूटा है और बह गया है, तो लगातार हम उसी दिन से इनके साथ हैं और प्रयास कर रहे हैं, शासन से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं कि इनको तुरंत मदद मिले। चमोली जिले के कई गांव बारिश की मार से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी किनारे बसे गांव में अब दहशत का माहौल है, क्योंकि उफनती नदी की वजह से इन गांव के कई मकानों पर संकट गहराने लगता है। कई बार ये देखा जाता है कि नदी की लहरें इतनी प्रचंड वेग से आती हैं कि पूरी की पूरी जमीन ही निगल जाती है। ऐसे में उफनती नदी के इस डर से अब गांव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। ये है चमोली जिले के देवाल ब्लॉक का बुस्तरा गांव। यहाँ के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। इसमें जमीन भी बह चुकी है, मकान भी बह चुके हैं, लोग बेघर भी हो चुके हैं इसमें। और जिसमें यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, अचानक मतलब किसी को फोन भी करना रहे, कुछ प्रॉब्लम हो गया, राशन का रहने का, मतलब अचानक बाढ़ और बढ़ गया तो और मतलब सब बेघर हो गए, तो किसको फोन करेंगे, कैसे करेंगे। गांव में रहने वालों ने बताया कि पिंडर नदी में उफान आते ही गांव के कई मकानों पर संकट मंडराने लगता है। नजदीक में हो रहे लैंडस्लाइड से भी लगातार खतरा बढ़ रहा है। कितनी दिक्कत है यहाँ पर? बहुत दिक्कत है। मकान के नीचे आ गया है। बहुत दिक्कत है। पहाड़ टूट रही है, मकान चले जा रही है। क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे? तो बारिश होती है तो आप लोग भी अपना घर छोड़ के ऊपर चले जाते हैं? रोड साइड चले जाते हैं। रोड साइड चले जाते हैं। तो रात भर भी वहीं रहते हैं बैठे? रात भर वहीं रहते हैं। गांव वालों ने बताया कि बारिश होने पर ये अक्सर अपने मकानों को छोड़कर ऊपर सड़क पर चले जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। गांव से जुड़ने वाली सड़क भी टूट चुकी है। ऐसे में वक्त पर मदद आने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बीमार हैं और रोड नहीं है, कहाँ से ले जाओ? अस्पताल जाना था आपको? हाँ, अस्पताल ले जाना था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर कोई नहीं है। अच्छा। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। कहाँ ले जाना है? अच्छा। चमोली जिले के इस गांव में उन परिवारों की परेशानी बढ़ गई है जिनके घर में लोग बीमार हैं। चमोली जिले के बुस्तरा गांव के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं, क्योंकि गांव से सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गांव में मरीज भगवान भरोसे हैं और पिछले 5 दिनों से इस गांव की बिजली कटी हुई है। ऐसे में किसी से मदद भी नहीं मांगी जा सकती। अब गांव के लोगों के फोन की बैटरी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।